ये मसी साहब हैं, दफ्तर के अंग्रेजी टाइप बाबू। If there is a single Anna outstanding against your name, you may take it that your services have been terminated. लिकर खाता है जी? लिकर खाता है। हाँ। दारू खाता है? नहीं तो। खाना नहीं, अखबार पढ़ता है? अखबार? हाँ पढ़ता है। हाँ तो जॉन सत्ता मंगाना, हम टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाता है, दोनों एक्सचेंज ही करेगा। हाँ वो तो हो जाएगा। ये उन गद्दारों का काम है माय फ्यूरर, जिनकी खबर हमें आई थी। यही हमारी सारी खबर लीक कर रहे हैं। गद्दारों को ढूंढ कर उन्हें गोलियों से भून दो, उनकी लाशों को चौराहे पर ले जाकर उल्टा लटका दो, ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि जर्मनी के साथ गद्दारी करने का क्या नतीजा होता है। सुन नहीं रहा है, ज्यादा ना बोल अम्मा, नहीं दिल डूब जाएगा। कोई डूबे हमारे दुश्मन, क्या नहीं डूब जाते? जिंदगी हराम कर दिया ना बाप रे। कैसा घुक के ना बैठा है रे। ये मंजू देवी हमारी प्रधान और ब्रजभूषण जी हैं प्रधानपति। अरे भैया हाथ तो धो लेने दीजिए। अरे अपने घर में रुकवा लेते हैं। घर में जवान बेटी है और एक अनजान आदमी को घर में रुकवाएंगे? अरे अनजान कहाँ है भाई, ऑफिस के सचिव हैं और सबसे बड़ी बात अपने ही कास्ट के हैं। तो अपनी बेटी क्यों नहीं ब्याह देते उनसे? अरे नहीं, उनका तनख्वाह बहुत कम है। मैं राहुल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं साहित्य, सिनेमा और समाज। आज के हमारे मेहमान हैं जाने माने फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक। सर हम मुंबई पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस जगह से या जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, तो वो कौन सी चीजें रहीं जो आपको एक्टिंग के करियर तक लेके आई या अभिनय की ओर लेके आई? देखिए, एक्टिंग की तरफ तो मेरा बिल्कुल कोई रुझान नहीं था, कोई मेरी दिलचस्पी नहीं थी एक्टिंग की। हाँ, म्यूजिक से मेरा जरूर ताल्लुक रहा है और बचपन से मैं मध्य प्रदेश की एक छोटी सी जगह है जबलपुर, मतलब जबलपुर के पास भी एक गांव है। अभी तो सारे गांव और सब कस्बे सब शहर से मिल गए हैं, लेकिन उस वक्त ना लाइट हुआ करती थी और हम खेती करते थे। मैं किसान हूँ बेसिकली। अच्छा। तो बस वही करते थे, भैंसें थी, गाय थी, भैंसें थी, तो बस यही सब था। और स्कूल भी नहीं था गांव में। फिर मेरे नाना जी ने वहाँ स्कूल बनवाया, तो वहीं उसी स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। तो म्यूजिक से मेरा ताल्लुक था, क्योंकि वहाँ उन दिनों म्यूजिक का एक पूरी फसा में म्यूजिक तारी था मेरे ख्याल से। क्योंकि ये मैं 50 के बाद आसपास की बात बताऊँ, 50 की बात बता रहा हूँ मैं, 51, 52, 53 के आसपास। ओके। हाँ, तो उस वक्त जिस तरह का म्यूजिक हवा में था, फजा में था, मेरे ख्याल से वो फिर उसके बाद मुझे धीरे धीरे वो होता गया और खास तौर पे 80 के दशक में आके और भी डिसॉल्व होता चला गया। उस तरह का म्यूजिक था, लेकिन वो जमीनी म्यूजिक, रूहानी म्यूजिक जो था, जहाँ की कोई भी जहाँ देखो वहीं आप रामलीला, रासलीला या जो भी हुआ करता था। कोई रामायण पढ़ता, मेरे फादर भी रामायण पढ़ते थे ना, सुरीला पढ़ते थे, तो वो भी पढ़ा करते थे। नाना जी का एक मंदिर था, वहाँ भजन मंडली आया करती थी, वहाँ था। तो मेरा म्यूजिक से ताल्लुक रहा है और मैं म्यूजिक सीखना चाहता था। तो खैर मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। तो पहले तो म्यूजिक पे किसी ने, गाने बजाने पे किसी ने एतराज नहीं जाहिर किया। जब मैं पहली क्लास में दाखिल हुआ, तो उसके बाद फिर जब देखा कि 24 घंटे गाते ही रहता, गाने के पीछे पड़ा रहता है, तब फिर अंकुश लगाया गया। और ये था कि बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया कि आप पढ़ाई पहले, गाना बजाना बाद में। लेकिन मैं छुप के कभी बैलगाड़ी लेके चला जाता था, कभी भैंसों के पीछे चला जाता था, गाने के पीछे मैं लगा रहा और बस हमेशा गाया करता। रात को मुझे नींद में भी गाने सुनाई देते थे। हमारे एक सायरन बजता था फैक्ट्री का, बीकल फैक्ट्री वहाँ है, और एक जीसीएफ फैक्ट्री, आर्सेनल फैक्ट्री, बहुत सारी फैक्ट्रियां वहाँ। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में जबलपुर में सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर। अच्छा। तो फैक्ट्रियों के सायरन बजते थे, तो उस सायरन से मैं स्केल सुर मिला के और मैं दिन भर गाया करता था, जब तक 12 बजे, जब वो लंच टाइम होता था, उस वक्त कहीं और सायरन सुन लेता। उससे फिर तो ये मेरी बस यही दिनचर्या हुआ करती थी। और घर का काम, वही खेती बाड़ी जो हुआ करता था, उसमें लगा रहता था। पढ़ाई वढ़ाई थी, फिर मैंने साइंस ले ली, दिलाती गई साइंस। फिर किसी तरह हायर सेकेंडरी तक। अच्छा, वहाँ पढ़ने का मतलब ये था कि
फैक्ट्री में 7वीं 8वीं क्लास बहुत है, बच्चे को चिट्ठी लिखनी आ जाए बस इतना बहुत। तो लेकिन मैं तो वो था थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव कि नहीं, मैंने चाहा कि कम से कम, और फादर भी मेरे चाहते कम से कम हायर सेकेंडरी जो स्कूल में जहां तक है तो वहां तक तो पढ़ लो। फिर मैंने हायर सेकेंडरी की, और हायर सेकेंडरी में मैंने साइंस ले रखी थी। तो साइंस ले रखी तो मैं साइंस तो बड़ा मुश्किल में, ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट, ये नौकरी के चक्कर में साइंस दिलवा दी थी बड़ी मुश्किल में। किसी तरह रट्टे मार मार के हम हायर सेकेंडरी तक, पहले 11वीं हुआ करता था हायर सेकेंडरी, तो वो कर ली। तो हुआ कि ये कि रिजल्ट आने वाला, और मैं मालूम पड़, मुझे पहले से एहसास था कि फेल हो जाऊंगा, बोर्ड का एग्जाम था और हुआ वही। और मैं उस शर्मिंदगी से बचने के लिए घर छोड़ के आ गया, और मैं सीधा वहां से पहली दफा मैं ट्रेन में बैठा जब मैं ये 67 की बात है, जब मैं घर छोड़ के निकला, और वहां से सीधा मैं ललितपुर पहुंचा। ललितपुर में एक नाटक कंपनी लगी हुई थी, ये झांसी के पास की बात, झांसी के पास, राइट? ललितपुर जी झांसी के पास ललितपुर, छतरपुर, ललितपुर, वो सब बुंदेलखंड इलाका आता है, जतारा, मऊरानीपुर, ये सब वही है। तो ललितपुर में एक नाटक कंपनी लगी हुई थी। तो पहले दिन हमने वहां, मेरा एक दोस्त भी था साथ में, तो पहले दिन हमने नाटक देखा। दूसरे दिन एक तो वो लड़का जो था मेरा दोस्त, वो हमेशा भागता रहता घर से, वो कभी भी बगैर बताए चला जाता था। तो इस बार मेरा साथ मिल गया तो मैं आया। तो अब उसकी आदत थी, तो पहले दिन तो हमने नाटक देखा और दूसरे दिन फिर वहां से मुझे छोड़ के चला गया वो। अब छोड़ के चला गया तो मेरे पास कुछ है, अनजान, बिल्कुल समझ नहीं आया। तो मैं नाटक कंपनी का जो मालिक थे उनके पास गया मैं, और उनसे कहा कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ, और मुझे नौकरी पे रखो। उन्होंने कहा करते क्या? मैं कहा जी गाना गा लेता हूँ। तो उन्होंने पूछा, तो मैं फिल्मी गाने गाया करता था, उनको सुना दिए 1-2 गाने फिल्मी। तो उन्होंने मुझे ₹2.50 में वहां रख लिया, और मैं 6 साल तक उस नाटक कंपनी में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह रहा। और फिर वहां मैंने उर्दू लिखनी पढ़नी सीखी, क्योंकि जो पारसी नाटक कंपनी कहलाती, पारसी थिएटर नाटक, कि वहां उर्दू का बड़ा वो था। उर्दू मतलब लैंग्वेज, जबान। अगर आपकी जबान सही नहीं तो आप नाटक नहीं कर सकते। और मेरी जबान पे खराब थी। खराब मतलब कि मैं देहाती आदमी, मुझे सा और शाह में फर्क नहीं मालूम था। तो हुआ ये कि फिर मैं एक तो वैसे ही जब मैं हमेशा मैंने जिंदगी में सीखना ही चाहा, ये काम करना, और ये तो बात की बात, हमेशा मैं सीखने में बड़ी दिलचस्पी रहती है कि आपको मौका कब मिलेगा। उसमें मैंने कभी इस नियत से मैंने कभी कोई चीज नहीं सीखी। मैं तो बस सीखता रहता हूँ कि बस सीखते चलो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो जो भी हो सामने आ जाता है, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो सफाई करनी हो, बस मैं वो भी सीखना चाहता हूँ कि अच्छे से सफाई करना आना चाहिए, अच्छे से खाना बनाना आना चाहिए, अच्छे से कपड़े धोना भी आना चाहिए। अगर आपके जो निजी काम है, जो आपके खुद के काम है, अगर आप दिलचस्पी लेने लगे तो बाकी कामों में अपने आप ही दिलचस्पी होने लग जाती है, अगर उनको सलीके से करने लगो। ये मेरा जिंदगी का फलसफा है कि जो भी करो आप शिद्दत के साथ करो, जो भी सीखो शिद्दत के साथ सीखो, तो उसका असर कुछ और ही होता है। तो बस इस नियत से मैं सब करते चला गया। फिर 6 साल में बिल्कुल खाना बदोशों की तरह पारसी थिएटर में रहा, और वहाँ बहुत सारे फिर मैंने नाटक किए, लैला मजनू, शीरी फराद, आँख का नशा, देहली दरबार, जो उर्दू और हिंदी के भी, आगाह कश्मीरी के मैंने नाटक किए, राधे श्याम कथावाचक, और मुंशी दिल लखनवी, इस तरह के वहाँ प्ले राइट्स हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो सब ले दे के शेक्सपियर को कि उसके आगे लगता है उनको कोई नहीं है। उनको पढ़ लीजिए, देखिए शेक्सपियर से कहीं कम नहीं है ये लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। आगा कश्मीरी, उनके प्लेस पढ़ लीजिए, उनकी जबान पढ़ लीजिए, राधे श्याम कथावाचक, फिर मुंशी दिल लखनवी, उनकी जबान, उनके प्लेस पढ़ लीजिए, उनकी थॉट्स, उनकी थिंकिंग, उनका क्या खूबसूरत लिखा है उन्होंने, ये जो नाटक लिखे हुए हैं। तो बस यही था। उसके बाद फिर वो पारसी थिएटर खत्म हुआ तो मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मैं 1-2 साल रहा, वहां मैं पपेट थिएटर करने लग गया। क्योंकि हाँ, पेट पालने के लिए कुछ चाहिए मुझे, तो मैं पपेट थिएटर किए। मैं तो 1-1.5 साल वहां लखनऊ में रहा। वहां से मुझे मालूम पड़ा कि दिल्ली में कोई एक नाटक संस्था है जो थिएटर सिखाती है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। मैंने इससे पहले कभी कोई नाम नहीं सुना था। अच्छा, और दूसरी बात मैं एक और बात बता दूं कि थिएटर लफ्ज भी मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने सबसे पहले जब मैंने वो पारसी थिएटर नाटक कंपनी ललितपुर में देखी तो वहाँ लिखा हुआ था थिएटर, भोपाल थिएटर कंपनी। अच्छा।
तो वो पहली दफा मैंने थिएटर लफ्ज वहां से सुना, फिर उसके मायने मायने अब समझ आए मुझे कि थिएटर का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है। जी, तो फिर एनएसडी का पता लगा, तो एनएसडी में मैंने, हमारे एक दोस्त थे हरिमोहन सेंसन, पेंटर थे, उनकी सोहबत रही मेरी लखनऊ में। तो वो बहुत ही मतलब प्रोत्साहन देते थे और बहुत ही लगे रहते थे पीछे की वक्त बर्बाद मत करो, हमेशा सीखते रहो बस। तो ये सब मेरे जो यार दोस्त थे और जिन्होंने मुझे, इसी तरह के लोगों से मेरी सोहबत थी, तो इसी तरह के लोगों ने संभाला और उनकी बात में मानता भी था। और वाकई सही बात यही है कि वक्त अगर आपने जाया किया तो आप जहां वहीं रह जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए भी आपको वक्त चाहिए, और जो वक्त आपको दिया हुआ है ईश्वर ने, तो उसका इस्तेमाल करो। तो ये सारी जहन में मेरी बातें आती रही, और जिस तरह के लोग वहां पे हुआ करते थे लखनऊ में, कि हम लोगों की गोष्ठियां हुआ करती थी रोज शाम को, या तो सैमसन साहब के यहाँ बैठ जाते, हरिमोहन सैमसन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे सिंगर आते थे वहाँ, बहुत अच्छे राइटर भी आते थे, सब लोग वहाँ इकट्ठे होते थे और वहाँ चर्चाएं हुआ करती थी, किसने क्या अच्छा पढ़ा, क्या अच्छा लिखा, कौन सा थिएटर अच्छा यहाँ चल रहा है, म्यूजिक क्या अच्छा चल रहा है इन दिनों। तो ये सब था, तो वहीं सब ये सीखता रहता था। फिर मैं वहां से एनएसडी में मैंने फॉर्म भर दिया, एनएसडी मेरा इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया। तो 3 साल में वहाँ ट्रेनिंग ली, वहाँ बहुत सारी चीजों का पता लगा। ये भी पता लगा कि कैरेक्टर का डिसिप्लिन होता है, कैरेक्टर का कायदा होता है, कि एक कैरेक्टर एक ही होता। हम पारसी थिएटर में तो कैरेक्टर कुछ करते थे और बस ऑडियंस के मजे के चक्कर में कैरेक्टर भूल के कहीं और भी चले जाते थे। यानी टेक्निकल चीजें आपको यहाँ आगे मालूम, बहुत सारी चीजें जो वाकई जो एक एक्टर के लिए जो जरूरी होती है वो वहाँ। तो ये सब हुआ। फिर 3 साल उसमें रहा। फिर थिएटर मुझे इतना मजा आने लग गया, इतना मजा कि मैं तो फिल्मों की तरफ मेरा कोई वो नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि मैं फिल्म करूंगा। मैंने चाहे तमाम उम्र में थिएटर ही करूंगा, और करता भी रहा। उसके बाद मैंने वहाँ रेपर्टरी में दाखिला ले लिया, एनएसडी रेपर्टरी। तो मैं कुछ 10 साल वहां रहा। तो 13 साल तकरीबन मैं एनएसडी से जुड़ा रहा और खूब थिएटर किया, करते ही रहा। 24 घंटे बाद थिएटर में, म्यूजिक में, उसी में डूबा रहा। और डूबने में सीखने का बड़ा मजा आता रहा मुझे। और वो जो दौर था, मैं आज तक याद करता हूँ कि काश वो दौर फिर से आ जाए, और खासतौर पे पारसी थिएटर के दौरान का, क्योंकि उन दिनों हमें रोटी तो नहीं मिलती थी, लेकिन सीखने बहुत मिलता था। सीखने को बहुत। लेकिन जी, तो मुझे वो सीखने में ही मजा। तो रोटी ले जाइए, मुझे सिखा दीजिए, तो रोटी की मुझे परवाह नहीं होती कि वो तो मिल ही जाएगी। उसका वही, अगर उसी को आप खुराक समझ लें तो फिर रोटी की क्या जरूरत। तो हम खूब भूखे रहे हैं, और उस भूख के भी बड़े मजे लिए हैं, खाली पेट के भी खूब मजे लिए हैं, और मजे ले लेके सीखते चले आए। फिर वो ये हुआ। उसके बाद फिर मुझे मैसी साहब पहली फिल्म मिल गई, वो 10 साल के बाद 86 में वो फिल्म आई। उसके बाद फिर ये फिल्मों का सिलसिला शुरू हो गया। तो बस ये है। ठीक है सर, फिल्मों की ओर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें ये बताइए कि जैसे कि आपका जो संगीत की ओर जो रहा है, जहाँ शुरू से रहा है, कई सारे वाद्य यंत्र आपको बजाना आते हैं, जैसा कि हमें पता है कि कई सारी चीजों को, स्पेशली आप बांसुरी पर फोकस करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें आपको। तो ये इतनी सारी चीजों को किस तरह पहले कैसे सीखा आपने इन सब चीजों को? ये अपने आप ही खुद ब खुद। अच्छा, कोई तालीम नहीं, खुद ब खुद। क्या है कि जो दिख जाए कि अच्छा ये बजा ले, तो मैं क्यों नहीं बजा सकता? भैया उठा लिए बांसुरी, कितने दिन पीछे लगे। क्या है सीखने के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आप किसी चीज के पीछे ना पड़े तो आपको का और खा भी नहीं आएगा। क्योंकि आपको स्कूल जब जाते हैं तो अगर आप वो है कि आपको सीखने के लिए मशक्कत तो करनी पड़ेगी, वक्त तो देना पड़ेगा। तो वो तो शुरू से मेरी आदत थी। तो जो मिल जाता है बस उसको कोशिश करता हूँ, देखो आता है कि नहीं आता। कुछ दिनों में फिर जिद्दी भी बहुत हूँ मैं, कि अगर जो तय कर लिया तो फिर जुनून सवार हो जाता है कि ये आ क्यों नहीं रही है। फिर 15 दिन 20 दिन 25, कुछ ना कुछ तो आएगा, थोड़ा बहुत आया, क्योंकि म्यूजिक की थोड़ी सी समझ है। फिर अपनी तरीके से स्वर निकालते फिर वो जो भी वाद्य यंत्र बजाता हूँ तो वो फिर समझ आने लग जाता है जी। तो फिर जैसे समझ आए तो फिर उसके फिर मजे लेने लगता है। कोई मैंने इसमें मुझे उस्ताद बनने की मैंने कभी नहीं सोची कि मैं कोई खलीफा बन जाऊं, या अपने लिए बजाता रहता हूँ कि बस अपने सुकून के लिए। तो बहुत सारी चीजें। फिर मैं जब देखा कि अब फ्लूट पे कहीं कुछ और दिख गया, किसी को अच्छा बजाते हुए देखा कि अरे ये तो वो इंस्ट्रूमेंट ले लिए। उसके बाद मैंडोलिन लिया है, फिर हारमोनियम सीख ली। और ये सब एनएसडी के दौरान शुरू हुआ सीखना। उससे पहले पैसे ही नहीं होते थे कि हम कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदें। सही। हम फ्लूट भी नहीं खरीद पाते थे। फ्लूट मैंने तो बॉम्बे आके बजानी शुरू की जी।
फिर बजाने के बाद फिर क्या है कि फिर बनाने में भी मजा आने लग गया, तो फिर मैं कुछ बनाता भी रहता हूँ। तो ऐसे इसी तरह सारा कुछ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि फिर अचानक मुझे लगा कि ये जो स्वर हैं ये वुड में क्या फर्क वुड के फर्क सुर होंगे, उनकी रूह क्या बिल्कुल फर्क होगी। और वाकई ऐसा है कि मैंने कई शीशम की एक फ्लूट बनाई, बैम्बू की तो बनाई, शीशम से बना ली, फिर सागौन से बनाई, फिर वो चीड़ एक पेड़ होता है उसके भी बना के देख ली। तो सबका बिल्कुल फर्क कैरेक्टर होता। तो ये सब वैसे ही एक्टर हूँ, तो एक मैं उसमें एक्सपेरिमेंट आपने अच्छा किया वाकई में। जी जी। तो बस यही सब करता रहता हूँ, ये सब शौक पाल रखे हैं मैंने, और जो आज लॉकडाउन में यही सब काम आ रहे हैं मेरे। जी बिल्कुल। सर आपका एक गाना था, ससुराल गेंदा फूल जो गाना था, ये गाना ये आपने लिखा, ये इसके पीछे नहीं, ये छत्तीसगढ़ का है, क्योंकि पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था। तो उस वक्त गाया करते थे, सास गारी देवे ननंद दुहा लेवे करार डोला। मैं आपको रियल जो है वो बता रूं, सैया गारी देवे परोसी गामा लेवे करार डोला फूल, अरे केरा बारी में डेरा देवे चले के बेरहो, आयो रे व्यापारी गाड़ी में चढ़ी के तोलारती उतारूं, थारी में धरी के रे करार गेंदा फूल, सैया गारी देवे परोसी गामा लेवे करार डोला फूल, केरा बारी में डेरा देवे चले के बेरहो। ये था बहुत खूब। बचपन में मैंने सुना था। और फिर उसके बाद मैं आगरा बाजार में था, तो हबीब साहब के साथ इन दिनों काम किया, तो वहाँ लालू राम जी हुआ करते थे, लालू राम, मदन लाल जी, उनके सोहबत में रहा। तो वहाँ बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गाने मैंने सीखे उनसे। जो आपने अभी जिस अंदाज में इस गाने को गाया, लगा जैसे कि हम किसी गांव की चौपाल में बैठे हैं, वो एक शाम फिर से वही शाम फिर देखने। ये फोक का यही तो है कि आप फोक में कोई उस तरह का नहीं, कोई बंधा हुआ नहीं होता। जो आप महसूस कर रहे हैं उस तरह अगर आपकी जबान आपके गले से निकल जाए, वो बात आपके जहन से निकल जाए, तो बस वही है कि फोक में कोई बंदिशें नहीं होती। फोक अपनी अपनी तरीके से लोग गाते हैं वहां पे, और सब सारा रूहानी होता है। जिसकी रूह में जितनी ताब होती है, जितनी शक्ति होती है, उसी के हिसाब से वो गाता रहता। तो मैं ये सब सुनता रहा बचपन से। जी। सर आप अराउंड 1984-85 से फिल्में करते आ रहे हैं, और बहुत लंबा दौर आपने एज ए अभिनेता के रूप में निकाला है। 86 में पहली फिल्म थी मेरी मैसी साहब, फिर 88 में शायद सलाम बॉम्बे, और ये सही परांजपे की फिल्म की। जी। तब से अब तक जो आपकी लेटेस्ट आपकी पंचायत जो हमने देखी, जो जहां नए युवा लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, बहुत आपको, हालांकि शुरू से ऐसा रहा है, लेकिन इसको पंचायत को देख के लोगों ने बहुत ज्यादा सराहा। तो नए लोगों के साथ काम करके आपको कैसा लगा, स्पेशली पंचायत के बारे में आप बताइए। देखिए, ये जो नए लफ्ज है ना, तो मैं कभी नहीं मानता। हम सब नए ही होते हैं, मानता हूँ, मतलब हम सब मैं भी नया हूँ। वो मेरे लिए नए थे, मैं उनके लिए नया, तो पुराना कौन हो गया? नहीं, पुराना मेरा मतलब ये है कि भले ही एक बार की उम्र से नहीं है। जी, मैं समझ गया। जो आज की मानसिकता है, टिकटॉक वाले लोग जो है ना, वो जी। मैं ये कह रहा था कि मैं किसी को नया देख के मैं काम कभी नहीं करता, क्योंकि उनके साथ मैं नया हूँ, तो मैं नया ही रह के, क्योंकि कोई भी काम मैं करता हूँ बिल्कुल जीरो से शुरू करता हूँ, समझ के शुरू करता हूँ। तो उसमें बेहतर है कि आप नए रहिए तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारी चीजें आपको सीख के करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल जी। तो जब हमारी जीतू भाई से बात हुई, तो मैंने उनको पूछा कि कैसा रहा रघुवीर सर का साथ, कैसा रहा? तो बोले बड़ा अच्छा रहा, कि वो हमें बोलते थे कि सत्तू कब खाने चाहिए, कैसे खाने चाहिए, वो आपका बेल का जो पेड़ होता है उसका शरबत कैसे पीते हैं, गर्मियों में चाय पीनी हो गाँव में तो कैसे पीते हैं। तो कैसा रहा आपका जितेंद्र भाई के साथ में, कैसा लगा वो एक नए आजकल साथ काम करके? एक्चुअली बहुत ही सिंसियर लड़का है वो, सीधी बात है। वो सिंसियरिटी जिसमें हो तो बेहतर ही होगा, काम भी बेहतर ही करेगा। क्योंकि आपको किसी भी चीज में, आप कुछ भी काम करिए, अगर सिंसियरली कहेंगे तो उस काम में आपको मजा भी आएगा, और दूसरा उस काम को बेहतर ढंग से कर भी पाएंगे आप, अगर आप सिंसियरली, अगर आप बतौर ये कि चलो जी करना है और मतलब कि उस समझ के ना किया जाए,
लोग तो ये होते हैं कि जरा सा कुछ एक नाटक कर लिया और उसके बाद अपने आप को एक्टर समझ लेते हैं, उसके बाद सारी पूरी जिंदगी वो जो पहले किया था वही करते चले आते हैं। जीतू में ये बात नहीं है, वो चीजों को समझ के करना चाहता है और हमेशा मैंने देखा कि वो बड़े ही शिद्दत के भाव से बैठा रहता था वहां पर और सीखने की हैसियत से वो हम लोगों से मिलता जुलता रहता था। हम सब सीख ही रहे थे वैसे, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेज मुझे, ऐसा कुछ नहीं। हम जब भी कोई नया काम करते तो सीख के ही करते रहते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही मेरे ख्याल से मेहनती लड़का है जीतू। तो उसका वही है कि उसका जो हश्र हुआ, जो फल मिला उसे तो बेहतर ही मिला जी, बिल्कुल। मेहनत से काम करिए, समझ के काम करिए, सिंसियरली करिए, तो नतीजा तो अच्छा ही निकलने वाला है। जी सर, आपका एक गाना था जो कोक स्टूडियो में आपने हाल ही में गाया हुआ था, जब मैंने उसको सुना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना मजा आया वहां पे, या जो चौपाल पर हारमोनियम पर जो ढोलक की थाप पे जब आप गाते हो वही चीज, तो वहां ज्यादा मजा आता है? नहीं, देखिए कि दोनों जगह मजा। मुझे एक्चुअली बेसिकली एक्टर भी हूं ना मैं, और पारसी थिएटर में मैंने वो कर लिया, तो मैं जैसा वक्त देता हूँ उस वक्त के हिसाब से चल के मजे ले लेता हूँ मैं। अच्छा। कुछ चीजें, जी हाँ, कुछ चीजें इसमें ज्यादा बेहतर थी, कुछ चीजें वैसे अकेले गाने में बेहतर थी। तो ज्यादा बेहतर कौन सा है ये कहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ और ज्यादा खुल के, यहाँ थोड़ी सी बंदिश होती है जब आप इस तरह के ऑर्केस्ट्रा और इसमें गाते हैं, वहाँ थोड़ी बंदिश हो जाती है। लेकिन मैं बंदिश को भी अपनी तरीके से खींच खांच के और बंदिशों को भी हटा के कुछ करने की कोशिश में लग जाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि बंदिश का मतलब ये होता है कि जो बांध के गवाने की आप जो बता दिया गया वो सबकी जिम्मेदारी वहां। मैंने पहले ही मना कर दिया कि भैया मैं तो कभी भी, अभी ये गा रहा हूँ, हो सकता है उस वक्त मेरा चेंज हो जाए तो मैं थोड़ा इधर उधर के सुर जो मेरी आत्मा जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। तो सब लोगों ने कहा बिल्कुल यही करना चाहिए, तो वहां से छूट मिल गई तो मैंने फिर कर लिया। जी, वैसे आपने बड़े कमाल के अभी तक किरदार निभाए, फिर भी हम चाहेंगे कोई ऐसा किरदार जो अभी आप अपने जहन में रखते हो, जिसे आप चाहते हो निभाना पर्दे पे, कभी ऐसा कुछ ख्याल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये चाहने से क्या होता है, वक्त जाया होता है। मैं ऐसी चीजें सोच के अपने जहन को और अपने दिल को और उसको मैं तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। तो जब जैसा मिलेगा, क्यों कोई फायदा नहीं, जब जो मिलना होगा वो मिलेगा। जो अभी सामने है मैं उसको शिद्दत से करूं, यही मेरे लिए बेहतर है। तो बहुत सारी चीजें, कोई एक किरदार से लेना देना नहीं है मेरा, तो मैं एक का भी नाम नहीं ले सकता कि ये मैं करना चाहता हूँ। बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तमाम उम्र काम कर दे, मरते दम तक में कुछ और नया अगर कुछ मिलता रहे तो जरूरी है। अगर पुराना कोई मिलेगा तो उसमें कुछ नया डालने की कोशिश करूंगा, बस यही है। आपने कई सारी फिल्मों में आपने बतौर ऐसे गायक आपने कई सारे गाने गाए हुए हैं, और एक आप बहुत ही अभिनेता भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या कहलाना पसंद करेंगे आप, एक अभिनेता या फिर एक गायक? आप अपनी आत्मा से अपने लिए, क्योंकि आप गाते शायद नहीं, गायक और ये तो ना, तो मैं गायक हूँ ना अभिनेता हूँ, अभी भी सीख हूँ, बस एक स्टूडेंट समझ लीजिए। अच्छा, ओके, ठीक है। तो क्या सर है कि हाँ जी, हाँ, मैं क्या है कि कहलाना कि मैं, मुझे लोग ये कहें तो मुझे पसंद, मुझे आप जो कहिए, रघुवीर कहिए, बस वही बहुत है मेरे लिए। जी। तो सर आने वाले कल में कोई प्रोजेक्ट अभी आपके पाइपलाइन में है, उनके बारे में बताना चाहिए? हाँ, अब ये तो सारा क्या पाइपलाइन ही, तो लाइन ही खराब हो गई है। अच्छा, तो पाइपलाइन ही खराब हो गई है, अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे होगा। थे कुछ 2-3 एक वेब सीरीज थी, ये पंचायत का भी, वो भी खत्म हो गया। तो हम बस इंतजार कर रहे हैं कब ये खत्म हो और कब हम दोबारा शूटिंग के लिए निकलें, क्योंकि बस अभी घर बैठे वक्त को हम किताबों में और इन्हीं में उलझाए हुए हैं, अपने म्यूजिक में और किताबों में। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।